तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन की एलिमेंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। जो सबसे पहले डेफिनेशन है जो हम देखेंगे कि फ्रेड लुसेंस ने बताई है काफ़ी अच्छी डेफिनेशन, जो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना, प्रेडिक्ट करना और उसे मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस सुधारी जा सके। इसके कुछ की एलिमेंट है जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप का अध्ययन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ह्यूमन बिहेवियर पर क्या प्रभाव होता, और थर्ड है नॉलेज का एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, जिसका एक स्टडी की गई थी, हैवथॉर्न स्टडीज़ कहा जाता है इसे। एल्टन मायो और वाइट हेड से किया गया था यूएसए में, जिसके फाइंडिंग्स थे वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे लाइटनिंग अगर बढ़ाई जाए उजाला, तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करते हैं, जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देन वी हैव पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब है सोचना, महसूस करना और व्यवहार करने के तरीके में व्यक्तिगत अंतर। ये दो बातों से इन्फ्लुएंस होता है, साइकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। नाउ देयर आर 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। पर्सनैलिटी ट्रैट स्थिर होना चाहिए, यानी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आदमी कभी गुस्सा आता है, कभी सैड हो जाता है, कभी एकदम रोने लगता है, ऐसा नहीं। एक पर्सनैलिटी हमेशा एक कांस्टेंट होनी चाहिए। देन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ये जेनेटिक और अनुभव दोनों से प्रभावित होते हैं कि आपके मदर फादर कैसे थे उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, और कुछ आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हैं उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। देन मल्टीपल एक्सप्रेशन। पर्सनैलिटी न केवल बिहेवियर, न इमोशंस, थॉट और सोशल इंटरेक्शन भी दिखाती है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होगा, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, यह मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने में प्रेरित करती है। इसका डेफिनेशन दिया गया था इगली एंड चैन ने। सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, इसलिए उन्होंने कहा कि एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जो किसी विशेष एंटिटी को फेवर या डिसफेवर के साथ एवेल्यूट करने से प्रकट होती है। अगर समझो, ये आपने एग्जांपल सुना होगा कि इफ़ देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, समबडी विल से इट इज़ हाफ फुल एंड समबडी विल से इट इज़ हाफ एम्प्टी। तो ये हो गया एटीट्यूड, उस समय क्या एक आदमी का पॉजिटिव या फिर निगेटिव बर्ताव। देन पर्सनैलिटी ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड वी हैव, जिस जो कहता है कि देयर आर 3 कंपोनेंट, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अफेक्टिव कंपोनेंट्स मीन्स किसी चीज़ के प्रति हमारी फीलिंग, मुझे कॉफ़ी कड़वी पसंद है या फिर मीठी पसंद है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा, हमारे एटीट्यूड का व्यवहार पर प्रभाव, यानी मुझे कड़वी कॉफ़ी पसंद है, हाँ, मैं कड़वी कॉफ़ी नहीं पीता, ये हो गया बिहेवियरल कंपोनेंट। एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, यानी किसी चीज़ के बारे में हमारा बिलीफ या नॉलेज, ये कड़वी कॉफ़ी में क्यों नहीं पीता, क्योंकि ये सेहत के लिए ख़राब है। ओके, तो अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। देन वी विल मूव ऑन टू पावर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ना व्हाट इज़ पावर, किसी व्यक्ति की क्षमता होती है जिसे वह अपने मनचाहे कार्य कर सकता है। पावर और अथॉरिटी दोनों अलग अलग होते हैं। पावर क्या होती है, किसी भी स्तर पर डेवलप हो सकती है, और अथॉरिटी एक व्यक्ति की पोजीशन से आती है। समझो जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, वो अथॉरिटी है क्योंकि वो उस पोजीशन पे है। वही अगर एक लोकल आदमी होगा जो आपको ट्रेन बस में बहुत ज़्यादा ताव दिखाता है, तो वो क्या हो गया, वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं लगती। देन देयर आर टाइप ऑफ पावर। पावर के भी टॉप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। सो ऑर्गेनाइजेशनल पहला है लेजिटिमेट, पोजीशन से मिलने वाली पावर। देन है रिवॉर्ड पावर, कर्मचारियों को इंसेंटिव देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है, रिवॉर्ड पावर। देन इंफॉर्मेटिव, सही जानकारी को होल्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की शक्ति, इसे इंफॉर्मेटिव पावर। देन वी हैव पर्सनल पावर, जिसका फर्स्ट है रेफरेंट, लीडर के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स उत्पन्न होना, ये होता है रेफरेंट। एंड एक्सपर्ट, व्यक्ति की टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज से जो पावर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं एक्सपर्ट पावर। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर।
तो फर्स्ट है पावर कल्चर, यानी डिसीजन मेकिंग ये कुछ व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो उसे कहेंगे पावर कल्चर। देन रोल, हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रोल और रूल्स ध्यान रखे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा बैंक्स का, तो वहाँ पे मैनेजर के ऊपर होगा रीजनल मैनेजर, तो उसके पास कुछ ज़्यादा पावर होगी उनके रोल के हिसाब से। देन वी हैव टास्क कल्चर, टीम वर्क आधारित कल्चर जहाँ क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। देन पर्सन कल्चर यानी व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। देन कल्चरल चेंज से क्या संभव होता है, ड्रामेटिक क्राइसिस, लीडरशिप में बदलाव और वीक कल्चर ये दर्शाता है। देन वी हैव टीम वर्क एंड ग्रुप। टीम वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, टीम वर्क क्या है, जब कोई लोग मिलकर एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करें तो उसे टीम वर्क कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, वर्कलोड शेयरिंग, कार्य समान रूप से बांटा जाएगा सब में। यूनिटी अमंग ग्रुप, समूह के सदस्यों के बीच में अच्छा तालमेल बनता है। स्पीड अप वर्क, टीम वर्क से कार्य तेजी से पूरा होता है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, अनुभवी सदस्यों से सीखने का अवसर मिलेगा। एंड गुडविल एंड ब्रांड डेवलपमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। देन वी हैव जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में किसी कार्य की सामग्री, जिम्मेदारियां और उसके प्रॉब्लम्स के तरीके को निर्धारित किया जाता है। उसके फीचर्स क्या हो गए कि एम्प्लॉय इनपुट, कर्मचारियों को अपनी पसंद के अनुसार काम करने का स्वतंत्र मिलेगा। यानी आपका जॉब डिज़ाइन होता है उस तरह से कि आपको ये लिमिटेड काम करने हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस जॉब रोल में जाना है। तो एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कार्य से संतुष्टि मिलेगी। कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उचित समय वर्क और रेस्ट यानी वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। एंड परफॉर्मेंस फीडबैक, कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति जो फीडबैक मिलेगा वो। देन वी विल मूव ऑन टू टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होगा जॉब डिज़ाइन करने के लिए, जॉब एनलार्जमेंट, कार्य में नए टास्क जोड़ना। देन रोटेशन, कर्मचारियों को अलग अलग कार्यों पर घुमाते रहना, यानी आज कोई बैक एंड में काम कर रहा, कल फ्रंट एंड में जाएगा, शायद फिर सेल्स में जाएगा, इस तरीके से। देन जॉब एनरिचमेंट, कर्मचारियों को अधिक जवाबदारी देना। आज सिर्फ वो एक ऐप को देख रहा है, कल शायद उसके पास 2-3 क्लाइंट और ऐड किए जाएंगे। जॉब एनरिचमेंट। एंड फाइनल जॉब सिंप्लीफिकेशन, कार्यों को आसान बनाना और आवश्यकताएं स्पष्ट करना कि आपको ये क्लाइंट के लिए ये 4 टास्क ही करने हैं, इस तरह सिंप्लीफाई करना है उसे। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स ह्यूमन और उनके आदतों का अध्ययन करना, जिसका फर्स्ट है कल्चरल सिस्टम, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्क कल्चर को समझना। वैल्यू एंड एटीट्यूड, कर्मचारियों के सोच को समझना। एंड देन क्रॉस कल्चर एनालिसिस, जो डिफरेंट कल्चर है उनका जो इन्फ्लुएंस होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके बारे में सोचना। जो एमएनसीज होती है वहाँ पे कई डिफरेंट लैंग्वेज के या फिर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा एक कंपनी पे, वो सब देखना। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने जाना कि व्यक्ति और ग्रुप के व्यवहार को समझने में मदद करता है। पावर, पॉलिटिक्स और कल्चरल संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। टीम वर्क से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जॉब डिज़ाइन कर्मचारियों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है और जॉब कल्चर कार्य को निर्धारित करता है। थैंक यू।